पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने चैप्टर अपना शुरू किया डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और उसमें हम लोगों ने बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझा था। पहला हमारा था वेरिएशन, दूसरा प्रोपोर्शन, और तीसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और चौथा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। इसमें जो बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना है वो ये बात आपको ध्यान में रखना है, 2 चीज बस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। हमने कल बताया था आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या फिर कोई एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये हमारा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन कैसा होता है हमारा, एक चीज बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा होता है हमारा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा, दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा। लेकिन इनवर्स में ऐसे वाला चलता है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ऐसा वाला हमारा चलता है। ठीक है, चले, और इसका हम लोगों ने कल फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। और चूंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आज हम लोग कर लेंगे। चूंकि आपने कल डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ लिया है क्या है, आज उसका हम लोग बेसिकली सवाल बनाएंगे। और सवाल बनाने के साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कल पढ़ा क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पहला बात हम लोग इसमें ये देखेंगे, और दूसरी बात बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज मतलब समझाएंगे आखिर ये है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ जरूरी बातें। हमने कल बताया था आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन हमारे ना आसपास कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहां पे आपको लगेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब कि आपको लगेगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, आपको ऐसा लगेगा। और जब भी आपको ऐसा लग जाए मतलब क्या समझना, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात कर रहा है वो। लेकिन एक्चुअली में ना हमारे इस पास ऐसे कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको लगेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात नहीं हो रहा होता है, वो सबसे अलग होता है। वो क्या है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। पहला इसमें क्या है, देखिए ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सब ना क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, जैसे पहला हमारा है फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई आदमी को आपने देखा होगा जो समय के अनुसार उसका हाइट बढ़ता है। जैसे हम लोग बचपन में जैसे हम लोग जब बचपन में होंगे तो हमारा हाइट बहुत छोटा होगा, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हमारा हाइट भी बढ़ा, है ना। लेकिन क्या ये चीज सबके साथ होता है क्या? नहीं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ आप ऐसा देखते होंगे कि बच्चा 20 साल का हो गया लेकिन उसका हाइट बहुत कम है अभी, यानी कि वो बौना रह जाता है, छोटा उसका हाइट रहता है। मतलब समय तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट भी बढ़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मतलब क्या समझेंगे आप, मतलब ये समझेंगे। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे समझ में तो मतलब थोड़ा सा आपको ना माइंड में कंफ्यूजन भी होगा कि सर समय तो बढ़ा, अच्छा समय किसी के लिए रुकता है? बिल्कुल नहीं, समय तो अपना आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन बच्चे का हाइट भी तो कुछ बढ़ा। इसका मतलब सर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे यह है कि समय आगे बढ़ गया, बच्चे का भी हाइट बढ़ गया, लेकिन उसका हाइट जितना बढ़ना चाहिए था क्या उतना बढ़ा? नहीं बढ़ा। इट मीन्स यहाँ पे क्या समझेंगे, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल नहीं है, ये इनवर्सली का भी नहीं है, बल्कि ये सबसे अलग है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला आपको क्या बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे हमारे पास सिचुएशंस है जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। पहला केस आपने देख लिया, फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब हम लोग, फिजिकल चेंज का मतलब हमारा हाइट बढ़ता है, किसी का बढ़ जाता है किसी का नहीं बढ़ता है। तो समय जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा हाइट भी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर कब कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है एग्जाम्पल? जब हमारा एक चीज बढ़े तो दूसरा भी साथ साथ बढ़े, दोनों ऐसा यदि हो तब कहेंगे कि वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल है। लेकिन क्या ऐसा इसमें है, कोई बच्चा का 20 साल उम्र हो जाता है, 25 साल हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा ही रहता है, बौना रहता है वो, इसका मतलब वहां पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या आपको ध्यान रखना है, चेंज इन वेट एंड हाइट। अच्छा, आपने ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि हाइट 6-6 फीट है, लंबा लंबा आदमी है, लेकिन क्या उस हिसाब से उसका वेट है? जैसे जैसे सपोज कीजिए आप एक ऐसे इंसान का आप अपने माइंड में इमेज लाओ जो कि आप उसको देखे हुए पहले से, अच्छा खासा लंबा है,
यानी कि 6 फीट का आदमी है वो, ठीक है। और 6 फीट का मतलब है उसका वेट कम से कम 80-90 केजी होना चाहिए, एक मोटा मोटी यदि हम लोग अंदाजा लगाएं तो। लेकिन होता कितने का है? 50, 55, 60, 65, 70। क्या उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या समझेंगे कि वहां पे भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे इंसान को जानते हैं जो कि हाइट तो बहुत होता है लेकिन उसका वेट ही नहीं होता, बहुत पतला होता है वो। इट मीन्स क्या समझेंगे यहाँ पे हम लोग, उसका हाइट तो बढ़ा लेकिन उसके हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल नहीं है। ये आपको दूसरा बात ध्यान रखना है। तीसरा ध्यान में रखना है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड देयर लीव्स। अच्छा, आपने ना बहुत सारे ऐसे भी प्लांट देखे होंगे जो कि बहुत छोटा रहता है लेकिन उसमें उसका पत्ता यानी कि लीफ कितना बढ़ जाता है। मतलब कम हाइट में ही उसका लीफ कितना बढ़ गया। हाइट कम है लेकिन लीफ ज्यादा है, तो क्या ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल होगा? नहीं हुआ। और ऐसे भी आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो कि बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उसमें लीफ का संख्या बहुत कम है। मतलब जिस हिसाब से उसका हाइट बढ़ा उस हिसाब से उसका लीफ नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम बताना आपको ये चाह रहे थे ये 3 पॉइंट के थ्रू कि हमारे ना आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हमको लगता है कि ये एग्जांपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। हम कब कहेंगे कि कोई चीज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है? तब कहेंगे जब कोई एक चीज बढ़े उसके साथ साथ दूसरा भी लगातार बढ़े, तब कहेंगे कि वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ये 3 पॉइंट खास करके, क्योंकि ये ना सवाल के रूप में नहीं पूछेगा बल्कि ये आपसे ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ लेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको, यानी कि ये वाला और ये वाला हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल नहीं है। हालांकि लगता है कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात कर रहा है लेकिन एक्चुअली में एग्जांपल उसका नहीं है। इसको आप सिंपली आप इसमें इसमें ध्यान रखना कि ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिट नहीं बैठता है इसमें। सिंपल सा आप इसको याद रखो बस, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में आप इसको जो आप बनाएंगे सबसे पहले इस पूरे सवालों को बनाने से पहले आप नोट करके इस तीनों पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। बस बड़ा सिंपल है। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर के कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवालों को टच करते हैं, ठीक है। चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवालों को टच करने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बता दीजिए क्या था। उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था x1 y1, सॉरी ऐसा नहीं था, x1 बाय y1 बराबर x2 y2 x3 y3 x4 y4। और ये कितने बार हो सकता है? बहुत दूर तक, जहां जितना लंबा टेबल होगा उतना दूर तक। तो बिंदी बिंदी यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, यानी कि यही आपका बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। इसके पहले यदि आप लिखना चाहते हैं तो एक चीज और लिख सकते हैं, x और y, ये सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं और इसके कुछ सवालों को टच करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है इसमें दिया हुआ। क्या है देखिए, कह रहा है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो। 2 टेबल आपके पास दिया गया है, एंड फाइंड वेदर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। यानी कि आपके पास 2 टेबल दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके बताओ कि ये x y यानी कि पूरा का पूरा टेबल आपका दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। अच्छा, कैसे पता करेंगे? आप सारे के सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला पे पुट करके देखो, यदि सभी आपस में बराबर आ गए इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि नहीं आया तो नहीं होगा। चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में पहले टेबल का यदि हम लोग बात करें तो वैल्यू क्या दिया हुआ? अच्छा एक बार बताइए, कल हमने बताया था आपको यहाँ पे 3s का मतलब किसका वैल्यू है? x1 का, ये y1 का, x2 का, y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5। तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे? पहली बात 3/6 लिखेंगे, उसके बाद 5/10 लिखेंगे, उसके बाद 7/14, उसके बाद 9/18, उसके बाद 12/24। अब आप पता करो क्या सभी बराबर हैं? पता करते हैं, काटेंगे इसको 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2। इट मीन्स सभी का वैल्यू 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन यानी कि ये वाला सवाल हमारे इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल दिया गया था, हमारा जो क्वेश्चन था बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कैसे पता करेंगे? जब भी आपके पास टेबल दिया हुआ रहे और आपसे बोले कि बताओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद है, उसके ऊपर वैल्यू को पुट करेंगे, काटेंगे। यदि सबका वैल्यू बराबर आ गया इट मीन्स वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सबका वैल्यू कितना आ गया? 1/2 1/2 1/2 सबका बराबर है, तो क्या इन सभी के बीच में बराबर का साइन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका मतलब तो आप यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा है सिंपल सा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हैंस इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो ये हमारा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सा, इसे पता करना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी हमारा वही चीज है, पहले वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है देखिए 4/12, उसके बाद 7/21, उसके बाद 12/36 और 15/60। चलिए इसको काटते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। एक से कितने बार में? 3 बार में, फिर से 3 बार में, 1/3। कितने बार में? बिल्कुल सही। देखिए ये 1/3 आया, 1/3 1/3, लेकिन ये 1/4, यानी कि सब सही था, लास्ट वाला काम गड़बड़ा दिया। इट मीन्स क्या ये हमारा है? बिल्कुल नहीं, सारे सही हैं लेकिन लास्ट वाला हमारा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ये दोनों बराबर है, बराबर का साइन देंगे, ये दोनों बराबर है, बराबर का साइन देंगे, लेकिन क्या ये हमारा बराबर है? नहीं, तो बराबर का साइन देके इसको इसे काट देंगे। इसका मतलब हो गया ये 2 3 बराबर तो है लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हैंस इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल नहीं है। सिंपल सा, इसे पता करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देख लेते हैं। इस प्रकार का जब भी सवाल आए आपको इसे करना है, वैल्यू के ऊपर आपको सारा पुट करना है, उसके बाद फिर बना के देखना है। यदि सब बराबर आ गया तो होगा, नहीं बराबर है तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इस सवाल में ना पहले ही कह दिया आपको कि जो x y है यानी कि ये सबका सब वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पहले से ही है, वो पहले कह दिया आपको। इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, वो पहले कह दिया कि हाँ है। इट मीन्स ये सबके सब किस रूप में है? इस फॉर्मूला के रूप में पहले से बराबर है, पहले से सवाल कह रहा है। इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द गिवन टेबल। जो आपके पास टेबल दिया गया है, ये सारा का सारा वैल्यू आपका पहले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बस आपको इसमें x1 x2 और y1 का वैल्यू बताना है। और यहाँ पे हमको मालूम है कि यदि ये सब हमारा पहले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए तो, 3/36 बराबर x1/60 बराबर x2/96 है ना। हाँ, उसके बाद फिर 10/y1, इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं क्योंकि पहले कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हमको इसमें x1 x2 और y1 का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप हमको बताइए ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या है? हालांकि सब बराबर में आपस में बराबर है क्योंकि पहले कह दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सब बराबर है आपस में। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो पहले हम लोग इन दोनों का काम करेंगे और x1 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए, 3/36 इक्वल्स टू x1/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग, करते हैं। कितना आएगा देखिए, 3 × 60 इक्वल्स टू 36 × x1। आप मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है ना, तो फिर फंस जाओगे। इसको आप रहने दो ऐसे अभी।
3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 36 करो बराबर x1 बराबर x1। अब ये काट रहा है तो काटो पहले, ठीक है। कितने बार में कटेगा देखते हैं। 3 से कितने बार में? बिल्कुल 12 बार में। और 12 से 60 कितने बार में? 5 बार में। इट मीन्स, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हैंस x1 इक्वल्स टू 5। ये आपका x1 का वैल्यू आ गया। बस ऐसे ही करना है आपको इसमें। तो यहाँ पे कितना वैल्यू होना चाहिए हमारा? 5 होना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं फिर उसी प्रकार से। अब हमको इन दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, देखिए अब हमको x1 का वैल्यू मालूम चल चुका है 5, तो क्या हम यहाँ पे अब 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 5/60 किसके बराबर होंगे? x2/96 के बराबर होंगे। मतलब जब सभी आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग x2 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 5 इंटू 96 बराबर 60 इंटू x2। यहां पे भी आप मल्टीप्लाई मत करो, 5 इंटू 96 रहने दो, आप डिवाइड करो 60 से। चलिए यहाँ पे कटेगा, पहले इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 5 से एक बार में और 5 से कितने बार में? बिल्कुल 12 बार में। और 12 के टेबल में 96 कितने बार में आता है? 12 के टेबल में 96 आता है 8 बार में। कितना आ जाएगा? 8। इट मीन्स हैंस कितना आ गया x2 का वैल्यू? 8। ऐसे ही निकालना है आपको इसमें बस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने x2 का वैल्यू भी निकाल दिया। अब उसी प्रकार से इन दोनों को बराबर कर देंगे हम, क्योंकि सब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। चलो कैसे करेंगे? लास्ट वाला आप यहाँ पे देख लो। लास्ट वाला हम क्या लिख सकते हैं अब x2 की जगह पे? 8। तो 8/96 बराबर होंगे 10/y1 के। करते हैं जरा, देखते हैं। 8 इंटू y1 होगा बराबर 96 इंटू 10 होगा। y1 को इधर रहने देते हैं, 96 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। 8 के टेबल में 96 कितने बार में आएगा? 12 बार में, 12 बार में। तो इसको काट देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 12 बार में। तो कितना आंसर आ गया? बिल्कुल 120 आपका आंसर हो गया y1 का। तो 3 का वैल्यू पूछा गया था, x1, x2, y1। x1 का 5, x2 का 8 और y1 का 120। बस बन गया। ऐसे बनाना है आपको इसमें। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल टफ है आसान है? आसान है। थोड़ा सा बस आपको इसमें समझना होता है, टेबल बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका सवाल बन जाता है, ठीक है। ये तो भी बड़ा आसान था, थोड़ा सा इससे टफ भी ले लेते हैं हम लोग। इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, इसको मिटा दें उसको, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो पहले आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर एक एक करके इसका सॉल्यूशन बनाते चलिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या कहा गया है। A car covers 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक गाड़ी है, एक कार है जो कि 36 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेता है, चल जाता है वो गाड़ी, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो बताइए कि यदि वो गाड़ी 36 लीटर में 432 किलोमीटर जाता है तो 25 लीटर में वो कितना दूर जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं। यहाँ पे ना खास करके आप ध्यान दो तो 2 चीजों के ऊपर बात हुआ है। पहला किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस पहला बात हुआ है, और दूसरा बात हुआ है पेट्रोल का, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल कैसे बनाना है, देखिए पहला बात हुआ है डिस्टेंस का, तो आप यहाँ पे एक डिस्टेंस लिख दो ऊपर में, और डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। और दूसरा आप बनाओगे पेट्रोल का, पेट्रोल किस में दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर आप लिख दो। अब यहाँ पे आप टेबल को क्रिएट करो, बड़ा सिंपल सा होता है। इसका मतलब हो गया कि ये काम कर रहा है एक्स का और ये काम कर रहा है वाई का। अब यहाँ पे ना आप डिस्टेंस के जगह पे डिस्टेंस लिखो, पेट्रोल के जगह पे पेट्रोल लिखो, ठीक है। जैसे देखिए 432 किलोमीटर जाता है वो 36 लीटर में,
तो 432 कहाँ पे लिखाएगा? किलोमीटर वाले में। कहाँ पे किलोमीटर? यहाँ पे। तो 432 हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये पेट्रोल कितना लेता है? 36। यहाँ पे हमने लिखा। अगला टेबल क्रिएट करो। अगला टेबल कह रहा है कि बताइए फिर 25 लीटर में वो कितना किलोमीटर जाएगा। तो ये लीटर दिया हुआ है, इसको कहाँ पे लिखेंगे? लीटर वाले में। तो यहाँ पे आप लिख दो लीटर वाले में 25, और इसमें क्या इसका दिया गया है? नहीं, वो तुमको निकालना है, तो आप इसको क्या मान लो? x1 मान लो। सिंपल। मतलब अब आपके पास वैल्यू तैयार है, बस आपको इसको फॉर्मूला पे पुट करना है, निकाल के दिखा देना है। मतलब इसका ये हो गया। और जब भी सवाल आपके पास ऐसा वाला आएगा तो आप जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को उसी में पुट करो। जैसे कह रहा था कि 36 लीटर में 432 किलोमीटर जाएगा, तो हमने लिख दिया दोनों को अपने अपने जगह पर। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास मात्र 25 लीटर दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो हम इसको x1 मान लेंगे। बस सिंपल है। नाउ अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है यदि हमारा x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 यदि होता था हमारा हिसाब, तो दोनों आपस में क्या होते थे? इक्वल। तो हम लोग इसको इक्वल कर देंगे। 432 बाई 36 बराबर होंगे x1 बाई 25 के। और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है हमको क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 432 को आप मल्टीप्लाई करो 25 से, और वो हो जाएगा 36 इंटू x1। ठीक है, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, क्या करो? 432 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू x1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं कटना चाहिए, थोड़ा सा एक बार हमको लग रहा है कि 432 36 से कटना चाहिए। कितने बार में? पहले तो एक बार में 13 में 6 गया, 7, ये तो कट जाएगा। 2 बार, बिल्कुल मेरा अंदाजा सही था। तो ये हमारा कट जाएगा 36 से 12 बार में। ठीक है, और बताइए अब 12 इंटू 25 कितना होता है? ये हो गया 250, 300, बिल्कुल 300। ये 300 वैल्यू आया किसका? x1 का। इट मीन्स आपने x1 का वैल्यू 300 निकाला, तो ये है क्या? पेट्रोल या किलोमीटर? क्या? किलोमीटर। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? अब बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। इसका मतलब हुआ कि यदि वो मेरा कार 36 लीटर में 432 किलोमीटर जाता है, तो 25 लीटर में 300 किलोमीटर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, एक बात बता दो जरा, यहाँ पे आप कुछ कनेक्शन देख पा रहे हो? पेट्रोल ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा दूर जा रहा है, पेट्रोल कम लगेगा तो ऑब्वियस ये बात है वो कम दूर जाएगा। 36 में 432 जा रहा है, वो 25 में ऑब्वियस ये बात है कम जाएगा। यानी कि आपने पेट्रोल घटाया तो किलोमीटर भी आपका घट गया। यही है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस यही चीज था आपको इसमें। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए आपके सामने, पहले आप टेबल को क्रिएट करो, फिर सवाल को अपने अकॉर्डिंग बनाओ। फॉर्मूला आपके पास सामने है, फिर दिक्कत किस चीज का है? चलिए, ऐसा सवाल आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर, इसको यहां पे कर दें, सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखा जाए क्या है सॉल्यूशन नंबर 4। इसमें कहा गया है, इसमें ना वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसका पहले आप लोग बना लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसको मिटाते हैं। मिटाते हैं इसको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एक बार क्वेश्चन भी लिख लेंगे ना और इसको खुद से भी ट्राई करेंगे तो आराम से बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें कह रहा है इफ 50 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,725, यानी कि 50 मीटर कपड़ा का प्राइस कितना है? 3,725 रुपीज। ओके, हाउ मच क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1,788 रुपीज। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं। देखिए, 50 मीटर आप कपड़ा खरीदते हैं तो आपको पैसा लगता है 3,725 रुपया। तो आप बताइए कि आखिर 1,788 यानी कि 1,788 रुपीज में आप कितना कपड़ा खरीद ले पाएंगे? इसमें क्या दिख रहा है आपको? दो चीज पहले पता करो, क्या दिख रहा है आपको? पहला, आपको इसमें क्लॉथ दिख रहा है,
जो कि मीटर में दिया हुआ है, दूसरा आपको इसमें इसका प्राइस दिख रहा है, कॉस्ट। ठीक है, पहले हम लोग दो टेबल बनाएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 4, पहले आपको क्या दिखा, पहला कपड़ा यानी कि क्लॉथ दिखा। क्लॉथ किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो एम लिख देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे कॉस्ट है, और कॉस्ट किस में है, रुपीज में है। इसका टेबल बनाइए। तो पहली बार आप कपड़ा कितना लेते हैं, 50 मीटर। पैसा कितना लगता है, 3700, कहाँ गया 3725। अब यहाँ पे आपको कपड़ा नहीं दिया है, बल्कि आपको पैसा ही दे दिया है। कितना, 1788 रुपीज में। बताइए आप क्लॉथ कितना खरीदेंगे, तो हम क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, x1 मान लेंगे, बस सिंपल है। अब आपको मालूम है क्या करना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आपको मालूम है 50/3725 बराबर होगा x1/1788 के। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हमारे पास 50 × 1788, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3725 × x1। यहाँ पे भी आप काटो मत, बिल्कुल सॉरी मल्टीप्लाई मत करो, लंबा वैल्यू आ जाएगा, मत काटना नहीं तो फंस जाओगे फिर। डिवाइडेड बाई 3725 बराबर x1। अब आप इसको काट सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, काटना है। अब चलिए देखते हैं, ये हमारा 5 से 10 बार में, ये 5 से पहले तो 7 बार में, 4 बार में, 5 20, फिर 5 बार में, 7 4 5। सही है, देख लीजिए एक बार। 37 कितने बार में है, 5 के टेबल में, 5 बार में 35, तो 2 हमारा बचा, 22, 4 बार में 20, फिर 20 यानी कि 5 25, तो 5 5 25। सही है, अभी और कटेगा, ये 5 से, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से कट जाएगा, चलो पहले तो एक ही बार में कटेगा, 4 बार में, फिर 24 9 5 45 149। हाँ सही है। अब ये 149 2 से नहीं कटने वाला, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 149 इससे डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। 1788 को आप डिवाइड करोगे 149 से, पहले तो एक ही बार में लगेगा 149, तो 18 में 9 जाएगा 9, 6 में 4 गया 2, ये तो हमारा कट गया, और यहाँ पे कट जाएगा, तो और हाँ ये तो 2 बार में लग गया, बस सिंपल। 9 दूना 18, 4 दूना 8 9, बिल्कुल सही। देखो मेरा अंदाजा सही था। तो ये 49 से टोटल एक बार में, सॉरी 12 बार में कट जाएगा। अब आंसर आपको दिख रहा होगा, बड़ा सिंपल, 2 × 24, सॉरी 2 × 12, 24 x1, लेकिन 24 क्या, मीटर, यहाँ पे आपको m लिखना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। बस यही करना था आपको इसमें, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 50 मीटर कपड़ा 3,725 रुपए में मिलता है, तो आपको 24 मीटर कपड़ा 1,788 रुपए में मिलेगा। यही इसका मतलब हुआ, सिंपल, कोई दिक्कत, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए। एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है 5 नंबर। चलिए 5 नंबर बता देते हैं क्या है। तो जब भी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेबल के बिना कोई गुजारा है ही नहीं इसमें। क्या है, देखिए 5वां नंबर सवाल, इफ द वेट ऑफ 9 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 30 ग्राम, यानी कि 9 पन्ना आपके पास है, 9 पेज है, 9 पेज का जो वेट है ना वो 30 ग्राम है। हो भी सकता है क्योंकि पेज बहुत हल्का होता है ना। तो 9 पेज का जो वजन है वो 30 ग्राम है। तो आप बताइए कि हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 1 होल 1/4 किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम में कितना पेज आपका आएगा। कुछ नहीं दिक्कत है, सिंपल से आपको यहाँ पे 2 चीज पहले पता करना है। पहला आपको इसमें दिख रहा है पेपर, और दूसरा आपको दिख रहा है इसमें वेट।
सिंपल लिख लेते हैं। तो पहला आप इसमें बनाइए, पहला होगा आपका पेपर के लिए और दूसरा हो जाएगा आपका वेट के लिए। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि सर पेपर तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। कितना पेपर है? पहला 9, तो कितना वेट है उसका? 30 ग्राम। अब कहा गया है कि आपको अब वेट जो है ना 1/4 किलोग्राम में कितना होगा, यानी कि ये केजी में था और ये आपका ग्राम में है, तो आप इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये 1/4 है, कितना होगा अमृत? 1/4 का कितना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 1250। अरे वो नहीं करना है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर में बदलो, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस के साथ चलते हैं, अच्छा लगेगा। इम्प्रॉपर में 5/4 बिल्कुल, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मैथ है। 4 × 1 4 + 1 5, तो कितना आ गया? 5/4। लेकिन अभी भी आपका किस में है? केजी में है। अब आप इसको किस में करोगे? ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1000 से या डिवाइड 1000 से? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब केजी में रहे और ग्राम में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 1000 से। आपको मालूम है 4 से हमारा कितने बार में कट जाएगा? 250 बिल्कुल। तो आपके पास फाइनल कितना आएगा? 1250 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली आपने दोनों को किसमें कर लिया? ग्राम में कर लिया। अब आपके पास आसान हो जाएगा। तो ये वेट आपका किसमें दिया हुआ है? ग्राम में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका 9 पेज का जो वेट है वो 9 ग्राम है। तो बताइए इतने ग्राम में कितना पेज आएगा? तो ये ग्राम का दिया हुआ, कहाँ लिखेंगे? ऊपर या नीचे? नीचे। तो 1250, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो x1 मान लेंगे, सिंपल। वो वेट के बगल में ग्राम लिखना भी जरूरी है, ये वाला लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मान लीजिए आपसे गलती से एग्जाम में छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको मालूम है कि हाँ सब चीज ठीक ठाक है तो लिख दो, क्या दिक्कत है? तो गलती से छूट जाए ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। लेकिन यदि आपको मालूम है तो लिखने में क्या जाता है। ठीक है, चलिए लिख देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो और ये वाला आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है, ये रफ में बगल में कर लीजिएगा ताकि आपको उस पर ध्यान जाता रहे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ठीक, तो अब आपको मालूम है बड़ा सिंपल सा हमको फॉर्मूला पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा 9/30 बराबर x1/1250। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 × 1250 बराबर 30 × x1। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। डिवाइडेड बाय आप सीधा 30 कर लो बराबर x1। अब यहाँ पे कटेगा तो काटते हैं इसको पहले हम लोग, ठीक है। चलिए देखा जाए, 3 से इसको काटते हैं पहले। 3 × 3 = 9, 3 से 10 बार में, और ये 0 से 0 कैंसिल, 1 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 125 × 3 कितना होता है? 375, बिल्कुल सही, 375। लेकिन क्या 375? पेपर। अच्छा पेपर यहाँ पे आप मत लिखो, यहाँ पे ना पेपर के जगह पे आप सीट्स लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सीट्स, तो इतने सीट्स बराबर x1, ये आपका आंसर हो गया। देखो 30 ग्राम में 9 पेज आपको मिल रहे थे बस, लेकिन 1250 ग्राम में आपको मिलेंगे टोटल इतने। अच्छा इसका मतलब आप समझ पा रहे कितना है? 1 केजी 250 ग्राम, और 1 केजी मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा अच्छा खासा मोटा हो जाएगा वो, है ना। तो ये चीज था आपका। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आप एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ना आपका पूरी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सवाल खत्म हुआ, मेरे तरफ से खत्म हुआ। अब आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, RD शर्मा या फिर किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है, आप उसमें जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवाल है आप उसको बनाइए। मेरा दावा है बन जाएगा। नहीं बनेगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगा, ऑब्वियस ही बात है, दिक्कत तो आएगा ही। तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, और वो होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।